हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SB एजुकेशन फर्स्ट पर। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के 15 अप्रैल 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन करवाता हूँ और डेली करंट अफेयर्स के बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। और जितने भी क्वेश्चन होती है ना, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड होती है और एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की संभावना रहती है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग अपन हर दिन पिछले दिन के करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो हमने कल के क्वेश्चन में पढ़ा था कि हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 13 अप्रैल को। किस तिथि को मनाया जाता है? तो 13 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था कि हाल ही में स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी के द्वारा किसे मानदंड डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अगला क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था कि हाल ही में अप्रैल 2025 में मातृ मृत्यु पर रिपोर्ट किसने जारी की। तो ये जारी की संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने और UNA एजेंसी ने, यानी इन तीनों एजेंसियों के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। फिर अपन ने अगला क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। किस देश ने बनाया? तो ये बनाया था जापान ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि हाल ही में आर्टेमिक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन बना था? तो ये बना था बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन पढ़ा था कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के कारावार से किस मिशन के तहत INS सुनियान को रवाना किया। तो ये मिशन था मिशन सागर के तहत। अगला क्वेश्चन पढ़ा था अपने हाल ही में ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया गया। तो ये नियुक्त किया गया था सतीश चावा को। अगला क्वेश्चन पढ़ा था अपने हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने पुनः निर्मित जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये किया था भद्राचलन में। कहाँ किया था? भद्राचलन में। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चारागाह रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विश्व चारागाह रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व चारागाह रोग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। विश्व चारागाह रोग दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है जो हर साल यानी 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है उपेक्षित चारागाह रोग को मान्यता देना। एक प्रचलित संक्रामक रोग जो आमतौर पर लैटिन अमेरिका की गरीबी आबादी के बीच स्थानित है, लेकिन अब दुनिया भर में इसका निदान तेजी से हो रहा है, यानी निदान तेजी से हो रहा है। इसका नाम ब्राज़ील के चिकित्सक कार्लोस चांगास के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? ब्राज़ील के चिकित्सक थे कार्लोस चांगास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1909 में इसकी खोज की थी। यानी इस रोग की खोज कब की थी? 1909 में इस रोग की खोज की थी। आगे बात करें तो चांगास रोग परजीवी ट्रिपनोसोमा क्रूजी के कारण होता है। किसके कारण होता है? परजीवी है जिसका नाम है ट्रिपनोसोमा क्रूजी के कारण होता है, जो कीटवाहकों द्वारा फैलता है। कीटवाहकों के द्वारा फैलता है मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ गरीबी व्यापक है, वहाँ इस रोग के व्यक्तियों को देखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं अब तक मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रैल माह के दिवस। तो बात करें 1 अप्रैल को तो उत्कल दिवस मनाया गया था। वहीं बात करें 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। आगे बात करें 4 अप्रैल को तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्रीकरण दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। वहीं बात करें 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। वहीं बात करें 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस? विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसार दिवस मनाया गया। ये 13 अप्रैल वाला है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर एग्जामों में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी अब तक मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्रैल माह में इतने डे मनाए जा चुके हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिवस से संबंधित लगभग एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक यानी दिवस वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ISSF यानी वर्ल्ड कप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है ISSF वर्ल्ड कप 2025 में? तो भारत ने किया है दूसरा स्थान प्राप्त। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत ने ISSF वर्ल्ड कप 2025 में पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं एक एक पॉइंट को। भारत ने 4 स्वर्ण पदक, कितने? 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ ISSF वर्ल्ड कप की पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया है। जबकि पहला स्थान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने प्राप्त किया है। तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? चाइना ने प्राप्त किया है, जिन्होंने ब्यूनस आयर्स में 11 पदक जीते। कितने? 11 पदक जीते। यह टूर्नामेंट 1 से 11 अप्रैल 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ब्यूनस आयर्स यानी अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। अगर संस्करण से पूछे तो ये पहला संस्करण था इस खेल का। टॉप 3 की बात करें तो चीन पहले नंबर पे चीन रहा है, दूसरे पे भारत और तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका। वहीं बात करें चीन ने कुल 11 पदक जीते हैं, जिनमें से तो 5 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 3 कांस्य पदक है। तो टोटल कितने हैं पदक जीते? 11 पदक जीते। वहीं बात करें भारत की तो भारत ने कुल 8 पदक जीते, जिनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य, यानी टोटल कितने? 8 पदक जीते हैं। वहीं बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की तो कुल 6 पदक जीते हैं, जिनमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य, यानी टोटल 6 पदक जीते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में खोजा गया चोल शिलालेख किस शासक से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई क्वेश्चन। हाल ही में खोजा गया चोल शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो ये है राजा चोल से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजा राज चोल से संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। हाल ही में चोल युग का ऐतिहासिक शिलालेख जिला है मदुरै जिले मेलूर के पास मेल लाऊ में सोमगिरी की पहाड़ी के ऊपर खोजा गया। कौन सी पहाड़ी पर है? सोमगिरी की पहाड़ी पर खोजा गया। शिलालेख के बारे में बात करें तो किस टाइम का शिलालेख है? ये लगभग 1000 ईस्वी का शिलालेख है पुराना। वहीं शासन की बात करें किस शासक का है? तो ये राजा चोल का है। किसका है? राजा चोल का है। वहीं इसकी विशेषता उपाधि तो राजा मुद्दी चोल यानी पांड्य देश में प्रयोग की गई एकमात्र क्या थी?
सम्मानजनक ये उपाधि थी। कौन सी? राजा राजा मुमुदी चोल, जो क्या थी? एक सम्मानजनक उपाधि थी। ठीक है, काल पूछे तो एक जारी शुरू कर देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा खनिजों के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो भारत ने की है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की। किस मिशन की शुरुआत की है? तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरुआत की है स्वच्छ ऊर्जा खनिज के लिए। तो सही आंसर होता है अपना यहाँ ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल में जानते हैं इसको। तो भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा खनिज के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी NCMM की क्या की है? शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य है महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता कम करना, यानी आयात पर निर्भरता कम करनी है अपने को, घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना और इन खनिजों के लिए एक टिकाऊ और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना है। इसका संचालन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI के नेतृत्व और खनन मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। ठीक है, संचालन का भी ध्यान रखना, किसके द्वारा? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नेतृत्व में खनन मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। किसका? तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। तो किस देश ने किया है? तो ये किया है भारत के साथ नेपाल ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपाल ने भारत के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। तो क्वेश्चन 5 का अपना सही आंसर होता है यहाँ ऑप्शन नंबर बी। 7 अप्रैल 2025 को भारत और सर्वोच्च न्यायालय और नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग को विकसित करने, बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और नेपाल के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश मानसिंह राव और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। किसकी उपस्थिति में? अर्जुन राम मेघवाल, जो कि क्या है? केंद्रीय विधि एवं न्याय के मंत्री है। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए एक सह संस्थागत ढांचा प्रदान करता है, जिसमें प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और नियमित आदान प्रदान और सर्वोच्च प्रथाओं को साझा करना जैसे क्षेत्र शामिल है। ठीक है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से नौसेना के लिए 26 मरीन लड़ाकू जेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है फ्रांस के साथ। तो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। चलिए डिटेल में समझते हैं। भारत ने भारतीय नौसेना के लिए 36 राफेल मरीन लड़ाकू जेट विमान की खरीद के लिए फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपए यानी $7 बिलियन से अधिक अंतर सरकारी सौदे को क्या दिया? मंजूरी देकर अपनी नौसैनिक विमान शक्ति को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस लंबे समय से प्रतीक्षित सौदे को औपचारिक रूप से कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी यानी CCS द्वारा मंजूरी दे दी गई है और ये नौसेना की हवाई शक्ति को मजबूत करने के लिए तैयार है और विशेष रूप से भारत के स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर है। ठीक है, ये फैक्ट भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राम सहाय पांडे का 92 साल की आयु में निधन हो गया। वे क्या थे? तो वे थे एक लोक नर्तक। क्या थे? एक लोक नर्तक।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोक नर्तक। ये फोटो में देख सकते हो, ये है राम साहिब पांडे, जिनका 92 साल की उम्र में क्या हो गया, निधन हो गया। और वे क्या थे, वे एक लोक नर्तक थे। डिटेल में जानते हैं। राई लोक नृत्य के प्रतिष्ठित मसाल वाहक और पद्मश्री से सम्मानित राम साहिब पांडे का 92 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। और वे अपने पिछले एक सांस्कृतिक विरासत छोड़ के गए, जिसने क्षेत्रीय परंपराओं को राष्ट्रीय धरोहर में बदल दिया है। उनका जीवन साहस और दृढ़ विश्वास की कहानी है, जो साधारण पृष्ठभूमि और सामाजिक प्रतिरोध से ऊपर उठने वाले आगे बढ़ता है। ठीक है, ये थे राम साहिब पांडे, जिनका क्या हो गया, निधन हो गया 92 वर्ष की आयु में। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये किया गया स्काई रूट एरोस्पेस पर। कहाँ किया गया, स्काई रूट एरोस्पेस पर। सही आंसर होता है अपना ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बात आई है यहाँ स्काई रूट एरोस्पेस की, तो इसके बारे में जानते हैं भाई, ये क्या है। तो स्काई रूट एरोस्पेस एक भारतीय निजी एरोस्पेस निर्माता है। क्या है, एक भारत का निजी एरोस्पेस निर्माता है और वाणिज्य लॉन्च सेवा प्रदान कंपनी। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 2018 में। अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अध्यक्ष है आर उमा महेश्वरन। कौन है? आर उमा महेश्वरन है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है स्काई रूट एरोस्पेस के बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी यानी AIOS का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर मोहन राजन को। किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मोहन राजन को। सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। फोटो में देख सकते हो, ये है डॉक्टर मोहन राजन, जिसे क्या नियुक्त किया गया है? अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजन आई केयर हॉस्पिटल चेन्नई के अध्यक्ष और चिकित्सा निदेशक डॉक्टर मोहन रंजन को अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी का उपाध्यक्ष चुना गया। यह घोषणा 5 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित AIO की आम सभा बैठक के दौरान की गई। IOS देश के सबसे बड़े चिकित्सक संगठनों में से एक है, जिसमें 29,000 से अधिक नेत्र रोग विशेषज्ञ सदस्य हैं। डॉक्टर रंजन की नियुक्ति नेत्र चिकित्सा क्षेत्र में उनके दशकों के योगदान और नेत्र क्षमता को सम्मानित करती है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? तो ये बनी है जूसेफ। कौन सी कंपनी बनी है? जूसेफ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूसेफ। बेंगलुरु स्थित पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जूसेफ वर्ष 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनने का गौरव प्राप्त किया है। इसने सीरीज डी फंडिंग राउंड में $60 मिलियन यानी लगभग 500 करोड़ जुटाए थे। हालांकि कंपनी ने शुरू में $150 मिलियन जुटाने का अनुमान लगाया था, फिर भी फंड कंपनी के बावजूद जूसेफ का मूल्यांकन $1 मिलियन से अधिक हो गया है। एक यूनिकॉर्न कंपनी एक निजी रूप से आयोजित स्टार्टअप कंपनी है, जिसका मूल्यांकन $1 मिलियन से अधिक है। $1 मिलियन से अधिक है। इस शब्द का पहली बार 2013 में वेंचर कैपिटलिस्ट आइलीन ली ने इस्तेमाल किया था। ठीक है, किसका? एक यूनिकॉर्न कंपनी का। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेश उन्नी। तो किसको सम्मानित किया गया था? तो राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री
वरुण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। अच्छा, आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।